मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की पूरी कहानी। 8 मार्च 2014 की रात थी। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777-200ER एयरक्राफ्ट कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग जा रही थी। इस फ्लाइट में 239 लोग सवार थे, 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। कैप्टन जहारी अहमद शाह, जो 53 साल के थे और जिनके पास 18,365 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद थे, जो सिर्फ 27 साल के यंग को पायलट थे। रात 12:41 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फ्लाइट रूटीन कम्युनिकेशन कर रही थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ। रात 1:01 पर ACARS सिस्टम, जो एयरक्राफ्ट का ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ने अपना लास्ट डेटा ट्रांसमिशन भेजा। सब ठीक चल रहा था। रात 1:19 पर कैप्टन जहारी ने अपना आखिरी रेडियो मैसेज दिया मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, गुड नाइट मलेशियन 370। ये एक रूटीन मैसेज था जब एयरक्राफ्ट एक कंट्री की एयरस्पेस से दूसरी कंट्री की एयरस्पेस में जा रहा हो। फ्लाइट को अब वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हाथ ट्रांसफर होना था। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद 121 पर कुछ अजीब हुआ। फ्लाइट का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस होती है जो एयरक्राफ्ट की लोकेशन, ऑल्टीट्यूड और आइडेंटिटी रडार पर दिखाती है। जब ये बंद हुई तो फ्लाइट सिविलियन रडार से गायब हो गई। वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वेट किया कि फ्लाइट कांटेक्ट करेगी, लेकिन कांटेक्ट कभी नहीं आया। सुबह होते होते पता चला कि फ्लाइट मिसिंग है। मलेशियन अथॉरिटीज ने तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुई। इनिशियली सबने सोचा कि फ्लाइट साउथ चाइना सी में क्रैश हो गई होगी, क्योंकि उसका लास्ट नोन पोजीशन वही था। लेकिन बाद में पता चला कि मलेशियन मिलिट्री रडार ने कुछ और देखा था। मिलिट्री रडार, जो सिविलियन रडार से ज्यादा पावरफुल होता है, ने दिखाया कि एयरक्राफ्ट ने एक शार्प यू टर्न लिया था। फ्लाइट अपने प्लान्ड रूट से कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ गई थी। वो मले पेनिनसुला को क्रॉस करके अंडमान सी की तरफ जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, ये हुआ कैसे और क्यों? इन्वेस्टिगेटर्स ने सैटेलाइट डेटा एनालाइज करना शुरू किया। इनमारसैट नाम की एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी ने क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दी। उनकी सैटेलाइट ने एयरक्राफ्ट के साथ हैंडशेक्स या पिंग्स डिटेक्ट किए थे। ये ऑटोमेटिक सिग्नल्स थे जो एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम रेगुलरली भेजता है। इन सैटेलाइट पिंग्स से पता चला कि एयरक्राफ्ट डिसअपियर होने के बाद भी लगभग 7 घंटे तक उड़ती रही। लास्ट पिंग 8:19 AM बजे आया था। सैटेलाइट डेटा की एनालिसिस से इन्वेस्टिगेटर्स ने कैलकुलेट किया कि एयरक्राफ्ट 2 पॉसिबल रूट्स में से एक ले सकती थी, या तो नॉर्थ कॉरिडोर टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया या साउथ कॉरिडोर टुवर्ड्स सदर्न इंडियन ओशन। जियोपॉलिटिकल रीजंस और फर्दर एनालिसिस से इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि एयरक्राफ्ट साउथ इंडियन ओशन की तरफ गई होगी। ये दुनिया का सबसे रिमोट और डीप ओशन एरिया है। सर्च ऑपरेशन का फोकस अब यहाँ शिफ्ट हो गया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली, क्योंकि क्रैश साइट उनके सर्च एंड रेस्क्यू जोन में आता था। ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे महंगी सर्च ऑपरेशन बन गई। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और कई देश इस सर्च में इन्वॉल्व थे। अंडर वाटर सर्च बहुत चैलेंजिंग था। इंडियन ओशन बहुत गहरा है, कुछ जगह 6000 मीटर तक डीप। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स और सोनार इक्विपमेंट यूज करके 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया सर्च किया गया, लेकिन मेन रैकेज नहीं मिली। 3 साल बाद जनवरी 2017 में ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया। $150 मिलियन से ज्यादा खर्चा हो चुका था और कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिला था। फैमिलीज डेवस्टेटेड थीं। 239 लोगों के फैमिलीज को क्लोजर नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर कुछ डेब्री मिलने शुरू हुए। जुलाई 2015 में रीयूनियन आइलैंड, जो अफ्रीका के पास है, पर एक फ्लैपरॉन मिला। फ्लैपरॉन एयरक्राफ्ट के विंग का एक पार्ट होता है। फ्रेंच अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि ये MH370 का ही है। ये पहली कॉन्क्रीट फिजिकल एविडेंस थी कि एयरक्राफ्ट क्रैश जरूर हुआ था। उसके बाद और भी डेब्री मिले। मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका, मैडागास्कर और मॉरिशस के बीचेस पर एयरक्राफ्ट के डिफरेंट पार्ट्स मिलते रहे। सभी पार्ट्स की टेस्टिंग हुई और कई पार्ट्स MH370 से मैच किए। ओशन करंट्स ने इन पार्ट्स को अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट तक पहुंचा दिया था। 2018 में ओशन इन्फिनिटी नाम की एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी ने ऑफर किया कि वो नो फाइंड नो फी बेसिस पर सर्च करेगी। अगर उन्हें रैकेज मिली तो ही पेमेंट लेंगे।
उन्होंने 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया सर्च किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन फिर भी मेन रैकेज नहीं मिली। मई 2018 में ये सर्च भी खत्म हो गई। अब सबसे बड़ा मिस्ट्री ये था कि हुआ क्या। कई थ्योरीज सामने आई। पहली थ्योरी थी मैकेनिकल फेलियर की। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद एयरक्राफ्ट में फायर लगी हो या डीप्रेशराइजेशन हुआ हो, लेकिन इससे ये एक्सप्लेन नहीं होता कि ट्रांसपॉन्डर डेलिबरेटली क्यों बंद किया गया और एयरक्राफ्ट ने यू टर्न क्यों लिया। दूसरी थियरी हाईजैकिंग की थी, लेकिन एयरक्राफ्ट में कोई सस्पिशियस पैसेंजर नहीं था। 2 ईरानियन पैसेंजर्स फेक पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो गया कि वो सिर्फ असाइलम सीकर्स थे और उनका कोई टेरर कनेक्शन नहीं था। तीसरी और सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी थी पायलट सुसाइड या मास मर्डर सुसाइड की। कैप्टन जहारिया के घर से फ्लाइट सिमुलेटर मिला जिसमें उन्होंने सदर्न इंडियन ओशन के ऊपर सिमिलर रूट प्रैक्टिस किया था, लेकिन यह भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था क्योंकि पायलट्स अलग-अलग रूट्स प्रैक्टिस करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एयरक्राफ्ट को रिमोटली हाईजैक किया गया साइबर अटैक से, कुछ कहते हैं कि मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन इन सब थियरीज के पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। मलेशियन गवर्नमेंट ने कई बार अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिलीज की। 2018 की फाइनल रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट का डिसअपीयरेंस डेलिबरेटली किसी ने किया था, लेकिन वो ये नहीं कह सके कि किसने और क्यों किया। रिपोर्ट ने कई सेफ्टी रिकमेंडेशंस भी दिए। MH370 का केस एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल बन गया। इसके बाद एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स इंप्रूव किए गए। ICAO, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ने नए रूल्स बनाए कि लार्ज एयरक्राफ्ट्स को हर 15 मिनट में अपनी पोजीशन रिपोर्ट करनी होगी। फैमिलीज का ट्रॉमा आज भी जारी है। चाइनीज फैमिलीज, क्योंकि फ्लाइट में सबसे ज्यादा 153 चाइनीज नेशनल्स थे, अभी भी जस्टिस और आंसर्स मांग रही हैं। कई फैमिलीज ने मलेशियन गवर्नमेंट और मलेशिया एयरलाइंस पर केस किए हैं। आज भी 10 साल बाद MH370 एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। 239 लोग, जिनमें बच्चे भी थे, कैसे गायब हो गए, ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। मेन रैकेज कहाँ है, लास्ट मोमेंट्स में कॉकपिट में क्या हुआ, एयरक्राफ्ट क्यों और कैसे अपने रूट से डेविएट हुई, ये सब मिस्ट्रीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी और फंडिंग मिले तो रैकेज मिल सकती है। सर्च एरिया बहुत बड़ा है और ओशन बहुत गहरा, लेकिन जब तक मेन रैकेज नहीं मिलती तब तक ये केस अनसॉल्व ही रहेगा। MH370 की कहानी हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी के बावजूद नेचर और ओशन कितने पावरफुल हैं। ये भी दिखाता है कि एविएशन सेफ्टी में कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। हर फ्लाइट, हर पैसेंजर की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। आज भी जब कोई इस फ्लाइट के बारे में सोचता है तो कई सवाल उभरते हैं। क्या हम कभी पूरी सच जानेंगे? क्या फैमिलीज को कभी क्लोजर मिलेगा? क्या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि ऐसा दोबारा ना हो? MH370 सिर्फ एक फ्लाइट नंबर नहीं रहा। ये एक याद बन गया है उन 239 लोगों की जो उस रात सिंपल सा सफ़र कर रहे थे बीजिंग जाने के लिए और कभी पहुंचे ही नहीं। ये एक रिमाइंडर है कि जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी MH370 की मिस्ट्री। 239 लोगों का क्या हुआ, ये सवाल आज भी बिना जवाब का है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में बताइए आपकी क्या थियरी है MH370 के बारे में। ऐसे ही और मिस्ट्रीज देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। तो दोस्तों, ये थी MH370 की मिस्ट्री। 239 लोगों का क्या हुआ, ये सवाल आज भी बिना जवाब का है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में बताइए आपकी क्या थियरी है MH370 के बारे में। ऐसे ही और मिस्ट्रीज देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।